गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वैसे कोरोना में बहुत हो गए अब मज़े, तो अब हम वापस पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाई की ओर चलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में जान लें। तो जो होम साइंस है, होम साइंस का जो पहला पेपर है, उस पहले पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। जो पहला पेपर है उसका नाम है वस्त्र विज्ञान और वस्त्र कला। वस्त्र विज्ञान का अर्थ अगर समझे तो वस्त्रों का पूरा ज्ञान यानी कि वस्त्रों के बारे में इसकी जानकारी दी जाएगी। वस्त्र कला यानी कि वस्त्रों को किस प्रकार से सजाया जाता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, यानी कि कैसे वस्त्र का निर्माण हुआ है, उन सारी प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर देखते हैं, पहली इकाई आती है हमारे पास में, जिसमें अगर देखा जाए तो पूरे सिलेबस के अंदर 5 इकाइयाँ रहती हैं। सबसे पहले पहली इकाई के बारे में बात करते हैं। पहली इकाई के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट में अगर देखें तो वस्त्र विज्ञान की विभिन्न व्याख्याएं और वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण, यानी कि वस्त्र विज्ञान की व्याख्या के बारे में बताया गया है कि वस्त्र का निर्माण कैसे हुआ था, किस प्रकार से वस्त्रों को बनाया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। तंतुओं का वर्गीकरण यानी कि तंतु एकल तंतु है, बहुतंतु है या उससे भी ज़्यादा है, तो उनके बारे में इसका बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कपास, लीनन, ऊन, रेशम की पहचान, यानी कि बहुत तरह के रेशे होते हैं, बहुत तरह के वस्त्र रहते हैं। लीनन का वस्त्र है, रेशम का वस्त्र है, तो उनके बारे में जानकारी। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति यानी कि किस प्रकार से उसकी खोज हुई थी, उसका बनाया कैसे गया था। और सामान्य गुण यानी कि उनके क्या गुण हैं जो कि भौतिक संरचना के आधार पर, रासायनिक आधार पर, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी जो हमारी इकाई है उसमें सबसे पहला पॉइंट है रेयॉन, नायलॉन की पहचान, उत्पत्ति एवं उनके गुण, यानी कि रेयॉन का जो रेशा है उसकी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, नायलॉन के रेशे की किस प्रकार से बनावट है, उनका कैसे उत्पादन होता है, उसके अलावा उनके क्या क्या गुण हैं, यानी कि गुणों के बारे में, यानी कि उनकी क्या क्वालिटी है जिसके आधार पर हम उन वस्त्रों को लेते हैं। जैसे कि उनमें सोखने की क्षमता है, ठंडक देने की क्षमता है, या सिकुड़ने का है, जैसे ये सब उनके गुण रहते हैं कि कोई कपड़ा सिकुड़ता है, कोई नहीं सिकुड़ता है, कोई पतला है, कोई दानेदार है, तो वो कोई रेशमी है, कोई सिल्की है, तो उसके बारे में सारा ज्ञान करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है विभिन्न प्रकार के सूत का वर्गीकरण, कताई की विधियाँ और विभिन्न प्रकार के सूत। सूत का मतलब होता है धागा, यानी कि धागा भी कोई एक तरह का नहीं होता है, धागे भी कई तरीके होते हैं, जिसमें एक रेशीय धागा होता है, बहुरेशीय धागा होता है। तो ये जो धागे हैं उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, धागे का निर्माण कैसा होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। धागा निर्माण से पहले की जो विधि है, प्रोसेस है, यानी कि कताई की, किस प्रकार से रेशा निकाला गया, उसको धागे में बदला गया, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर आता है विभिन्न प्रकार के सूत, यानी कि बहुत तरह के जो सूत है यानी कि धागे हैं, उनकी संरचना और उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आता है वस्त्र निर्माण की विभिन्न व्याख्याएं, तकनीक, फेल्टिंग, ब्रेडिंग, नोटिंग और वीविंग, यानी कि जब धागा बन जाता है तो धागे से वस्त्रों को कैसे बनाया जाता है, उन तकनीकों के बारे में और उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से जैसे कि फेल्टिंग है, ब्रेडिंग है, नोटिंग है और वीविंग है। तो ये बुनाई है जो किस आधार पे वस्त्र को बनाया गया है। फिर आता है चौथा पॉइंट तंतु के रंग का पक्कापन, सिकुड़न जांचने के लिए सामान्य परीक्षण, यानी कि जब वस्त्र का निर्माण हो चुका है तो उसके बाद में उस पर जब रंग चढ़ाया जाता है, कुछ वस्त्रों पे रंग पहले ही चढ़ा दिया जाता है वस्त्र बनने से पहले, यानी कि धागा बनने की प्रोसेस वगैरह में, और कुछ में पूरा वस्त्र बनने के बाद में कपड़े को रंगा जाता है। तो रंग का जो पक्कापन है, कच्चापन है, उसके परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सिकुड़न जांचना, यानी कि कुछ कपड़े धोने के बाद में सिकुड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तीसरी इकाई आती है हमारे पास वस्त्र परिसज्जा। परिसज्जा का मतलब होता है वस्त्रों को सजाना, सुंदर बनाना, जिसमें पहली विधि है कैलेंडरिंग, टेटरिंग, साइजिंग, सिल्क वेइंग, सेल्फोराइजिंग और मर्सराइजिंग। ये जो कई विधियाँ हैं जिनके आधार पे वस्त्रों को सुंदर बनाया जाता है और उनको कई तरह की बनावटें वगैरह उसमें उत्पन्न की जाती है, जिसमें वस्त्रों को साइज़ प्रदान की जाती है, वस्त्रों को सिल्कीपन प्रदान किया जाता है, किसी में रोएदार बनाया जाता है। तो ये अलग अलग इनकी विधियाँ हैं। फिर आता है जल, कीट एवं अग्निरोधक और परमानेंट प्रेस, यानी कि
कुछ वस्त्रों को जल अभेद देने की, जिसमें पानी नहीं जा पाता है, जैसे कि वर्षा में काम आने वाले या बारिश के समय में जो हम वस्त्र लेते हैं वो। कीट यानी कि कुछ वस्त्र जैसे कि पड़े पड़े कई बार फट जाते हैं, छेद हो जाते हैं या फफूंद लग जाती है, तो उनसे भी उनको बचाने के लिए ज़रूरी होता है। अग्निरोधक यानी कि अगर देखा जाए तो अग्निरोधक जो शमन यंत्र में जो काम करते हैं वहाँ पे जो उनको वस्त्रों की आवश्यकता होती है, फैक्ट्रियों वगैरह में उनके अग्निरोधक के जो बनाए जाते हैं। परमानेंट प्रेस यानी कि कुछ कपड़े ऐसे भी रहते हैं जिनको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन वस्त्रों को जो ये सारी तरीके से अलग अलग जो बनावटें उनमें डाली जाती हैं। फिर आता है ब, वस्त्र के रंगों का वर्गीकरण, कच्चे माल की रंगाई, तंतु की रंगाई, पीस और क्रॉस डॉक, यानी कि वस्त्र का रंगों का वर्गीकरण भी किया जाता है कि वस्त्र में कौन सा रंग चढ़ेगा, अम्लीय रंग है, क्षारीय रंग है, प्राकृतिक रंग चढ़ाना है या केमिकली कोई चढ़ाना है। उसके अलावा कच्चे माल की रंगाई यानी कि जब रेशा बनता है, धागा बनता है, तो जब कच्चा माल है उसी समय कुछ की रंगाई करी जाती है। तंतु की रंगाई यानी कि रेशे की जब रंगाई की जाती है, यानी कि धागा बनने से प्रोसेस से पहले जो रेशा है एकल बिल्कुल बाल से भी पतला समान रहता है रेशा, उसकी रंगाई। फिर आता है पीस यानी कि धागा बनने के बाद में जब वस्त्र बन जाते हैं तो उनको पीस के माध्यम से अलग अलग बांट कर भी रंगाई की जाती है, और क्रॉस डॉक रंगाई के बारे में भी जानेंगे। फिर आता है तीसरा हमारे पास ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, रोलर छपाई, रजिस्टर छपाई, बाटिक और डिस्चार्ज प्रिंटिंग। तो ये जो विधियाँ हैं ये सारी है जिसमें छपाई का मतलब होता है कि वस्त्रों के ऊपर नमूनों को अंकित करना, उसको सुंदर बनाना। तो ये सारी विधियाँ है जिसमें वस्त्रों के ऊपर छपाई की जाती है। फिर आता है चौथी इकाई हमारे पास जिसमें है भारत के विभिन्न राज्यों के परंपरागत वस्त्र, प्रारंभिक ज्ञान, कश्मीर की, जैसे कि अगर देखा जाए तो भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनके परंपरागत कुछ वस्त्र चलते हैं जो वहाँ के फेमस है या कुछ कशीदाकारी की जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कश्मीर है, कश्मीर की जो शॉल है, कारपेट है, बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, उनकी बुनाई भी उसी तरीके से रहती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पंजाब में जो कशीदा किया जाता है फुलकारी नाम से प्रसिद्ध है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में कांथा, बालूचर, इनके बारे में हम जानेंगे। गुजरात में पटोला जो है सबसे अधिक फेमस रहता है। कच्छ है, सिंधी कशीदाकारी हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है राजस्थान में बांधनी, बांधनी वैसे सभी जाते हैं। बंदेज, बंदेज के बारे में हम जानेंगे। यूपी में ब्रोकेड, ब्रोकेड भी जो है एक तरीके वस्त्र के जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एमपी में चंदेरी और आंध्र प्रदेश में कलमकारी, ये वहाँ के जो प्रसिद्ध परंपरागत जो कशीदे वगैरह है, जो वस्त्र की बनावट वगैरह या वस्त्रों को बनाया जाता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है अगर अगला देखें तो वस्त्र कपड़ों का चुनाव, लिनन, पर्दे और फर्निशिंग, यानी कि जब हम वस्त्र और कपड़ों का चुनाव करते हैं तो उनके चुनाव के जो कारण है, कारक है, किन कारणों से किया जा रहा है, उनका किस तरीके से करना चाहिए, पर्पस के अकॉर्डिंग जो वस्त्र लिए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक तो लिनन के बारे में पढ़ेंगे, लिनन एक प्रकार का वस्त्र है। पर्दों के बारे में पढ़ेंगे कि ऑफिस में कैसे वस्त्र पर्दे होने चाहिए, बेडरूम में कैसे पर्दे लगाए जाने चाहिए, बैठक रूम में कैसे पर्दे हो सकते हैं, सजावटी पर्दे कैसे होते हैं और बाहरी हस्तक्षेप से रोकने के लिए पर्दे कैसे लगाए जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है फर्निशिंग, फर्निशिंग वगैरह जो है इनके बारे में भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगली जो हमारी इकाई है वो है फिफ्थ इकाई जिसमें धुलाई के उपकरण। धुलाई का मतलब सभी जानते हैं कि वस्त्रों को किस प्रकार से धोया जाता है। वस्त्रों को धोने के लिए जिन सामान की आवश्यकता होती है या जिन उपकरणों की आवश्यकता है, छोटे से लेकर सभी तरह के उपकरण, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है जल और धुलाई के साबुन और डिटर्जेंट, यानी कि वस्त्रों को धोने के लिए कैसे जल की आवश्यकता होती है। जल भी दो तरह के होते हैं, एक जो होता है कठोर जल और एक होता है मृदु जल, यानी कि मीठा और जो खारे जल के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो उनके आधार पर भी वस्त्रों की धुलाई इफेक्ट करती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है धुलाई के साबुन, यानी कि वस्त्रों को धोने के लिए कैसा साबुन लेना चाहिए, कैसा डिटर्जेंट यानी कि सर्फ भी कह सकते हैं या पाउडर भी कह सकते हैं उसको। तीसरा जो हमारे पास है वो है धुलाई के रिएजेंट, विरंजक पदार्थ, नील और कलफ, यानी कि जब वस्त्रों को धोया जाता है तो ऊपर से दाग को हटाने के लिए या फिर कलर ना निकले उसके लिए जो विरंजक वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो कलफ का मतलब होता है कपड़ों में कड़ापन लाने के लिए जो किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
नील वैसे सभी जानते हैं, जब सफ़ेद कपड़ों में ताजगी लाने के लिए या सफ़ेदगी रखने के लिए नील का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट जो है 5th इकाई का हमारे पास वो है धुलाई की मशीन, प्रयोग और देखभाल। धुलाई की मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन सभी जानते हैं, तो वॉशिंग मशीन का उपयोग कैसे किया जाता है, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसमें कैसे हम उसका उपयोग करते हैं, वस्त्रों को धोया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास अगला धुलाई एवं परिसज्जा के सिद्धांत, यानी कि वस्त्रों को धोने के बाद उसको वापस कैसे स्टोर करना है, कैसे समेटना है, कैसे प्रेस की आवश्यकता है, कैसे उसको स्टोर किया जाता है, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अगला है हमारे पास धब्बे छुड़ाना एवं घरेलू सामान्य और शुष्क धुलाई, यानी कि जब किसी वस्त्र पर कोई दाग लग जाता है तो उस दाग को कैसे निकालना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा घरेलू स्तर पे कैसे कपड़े की धुलाई की जाती है, और शुष्क धुलाई यानी कि जब हम ड्राई क्लीन के लिए वगैरह वस्त्र देते हैं तो उसकी धुलाई कैसे की जाती है, उसकी प्रोसेस क्या रहती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारे पास है वो है धुले वस्त्रों का रखरखाव, यानी कि जब वस्त्र पूर्ण रूप से धुल चुके हैं, सूख चुके हैं, तो उसके बाद में वस्त्रों का रखरखाव कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी वस्तुओं का उसमें उपयोग किया जाता है, जैसे कि उसमें कीड़े ना लगे तो उसमें जो गोलियां डाली जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनको कैसे अखबार में समेट के रखा जाता है, प्रेस की जाती है, कैसे उनको स्टोर किया जाता है किसी भी बैग वगैरह में, तो उसके बारे में सारा पढ़ेंगे। तो ये अभी तक जो हमने देखा है वो है हमारे होम साइंस का पहले पेपर के बारे में। तो ये जो पहला पेपर है उसमें 5 इकाइयाँ रहेगी, जिसमें हम सारा जो ज्ञान लेंगे वो वस्त्र की बनाने की प्रोसेस से लेके जब तक वस्त्र का रखरखाव, पहनावा वगैरह हर चीज़, सजावट वगैरह उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने देखा था कि फर्स्ट पेपर में हमको क्या पढ़ना है। अभी जो है हमारे पास होम साइंस का सेकंड पेपर, जिसका नाम अगर देखें तो है भोजन एवं पोषाहार। भोजन तो सभी जानते ही हैं कि भोजन क्या होता है, जो कि हम प्रतिदिन खाते हैं ना। पोषाहार वही पूरा भोजन यानी कि एक डाइट के रूप में जो हमको आवश्यकता होती है, यानी कि जिसमें हमारे शरीर की जो आवश्यकताएँ हैं वो सारी पूरी हो जाए, उसे कहा जाता है पोषाहार। अब इसमें अगर देखे जाए तो इनमें भी 5 इकाइयाँ हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर के अंदर हमने देखा था। तो सेकंड पेपर की जो फर्स्ट इकाई है उसमें पहला है विषय परिचय, यानी कि सबसे पहले आपको विषय परिचय के बारे में जानकारी दी जाएगी कि न्यूट्रिशन क्या है, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, भोजन करने से क्या फ़ायदे हैं, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होंगे, उनके बारे में। शब्दावली जैसे कि भोजन, यानी कि भोजन के बारे में आपको बताया जाएगा कि भोजन क्या चीज़ है, वास्तविकता क्या है इसकी, कि हम भोजन क्यों करते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, भोजन क्या है, उसकी डेफिनेशन बताई जाएगी। पोषाहार यानी कि जो पोषण हम ले रहे हैं, जो आहार हम ले रहे हैं वो पौष्टिक है या नहीं है, उसके बारे में बताया जाएगा। पोषक तत्व यानी कि जो भोजन हमने लिया है उसमें पौष्टिक तत्व होने जरूरी होते हैं, जो कि आप पहले की क्लासों में पढ़ के आए हैं कि जो पोषक तत्व हैं वो 5 होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण है वगैरह, आप लोग ही पढ़ के आए, तो उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर आता है हमारा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य तो सभी जानते हैं कि जैसे भी कोरोना चल रहा है तो स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना कितना ज़रूरी है, यानी कि हम स्वस्थ रहेंगे वही हमारा स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि भोजन, स्वस्थ भोजन, पौष्टिक भोजन लेने से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से स्वस्थ रह सकता है। दूसरा आता है पोषण केयर और पोषण स्तर, यानी कि जैसा हम भोजन लेते हैं, पौष्टिकता युक्त लेते हैं या पौष्टिकता रहित लेते हैं, तो उनके भी कुछ स्तर डिवाइड किए गए हैं जिनके अंदर हम आते हैं। अगर पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो हम सुपोषित कहलाते हैं, अगर हम पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं या लगातार शरीर में पौष्टिक तत्व की कमी हो रही है तो हम कुपोषण के स्तर में आते हैं। तो पौष्टिक आहार से संबंध होने के कारण ही इसको पोषण को 3 भागों में बांटा है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा पोषण मूल्य, यानी कि जो हम आहार ले रहे हैं वो कितना हमारे लिए मूल्यवान है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है भोजन के कार्य, यानी कि सभी लोग तो जानते हैं कि सिर्फ भोजन करना चाहिए, करने का कारण क्या है, सिर्फ ये थोड़ी है कि भूख को शांत करना, यानी कि जो भोजन हम ले रहे हैं उसका फ़ायदा भी तो हमारे शरीर को होना चाहिए। क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो हमने लिया खाया हमारा पेट भरना चाहिए। भोजन का मतलब ये है कि जो हमने लिया, जो हमने खाया वो हमारे लिए बेनिफिट वाली चीज़ है या नहीं, या हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है या नहीं, या उससे हमारे शरीर को क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे।
फिर आता है भोजन का वर्गीकरण, यानी कि भोजन को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें अगर देखें तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन आ जाते हैं, साग सब्जियां आ जाती है अलग से, अगर देखा जाए दूध आ जाता है, तो इनको भी कई तरीके से बांटा गया है कि दूध किस कैटेगरी में आएगा, साग सब्जियां किस कैटेगरी में आएगी, अनाज किस कैटेगरी में, इनको कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया गया है। फिर आता है संरचना, वर्गीकरण और कार्य, यानी कि भोजन की संरचना कैसे होनी चाहिए, उसका कार्य क्या है और उसके वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है। भोज्य स्रोत, यानी कि भोजन किन किन से प्राप्त होता है, हमको उनके बारे में पढ़ेंगे। अधिक कमी और अधिकता के प्रभाव भी पढ़ेंगे, यानी कि भोजन समय पर नहीं करने के क्या हमारे लिए नुकसान है और समय पर लेने पे, संतुलित भोजन लेने पर क्या फ़ायदे हैं, या किसी तत्व की अधिकता हो जाने पर हमारे शरीर में क्या नुकसान है और किसी तत्व की कमी हो जाने पर क्या नुकसान है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला आता है इसमें कार्बोज, प्रोटीन और वसा, ये 3 तत्व हैं जो कि हम पढ़ेंगे, जिसमें कार्बोज की अधिकता, कमी के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या कार्य हैं, ये क्या फ़ायदेमंद है उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे का वैसा प्रोटीन है, वसा है, इनके अंदर भी हम पढ़ेंगे क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये। फिर दूसरी इकाई आती है हमारे सामने ऊर्जा का चयापचय या मापीकरण। ऊर्जा का चयापचय यानी कि जो भोजन हमने लिया है वो जब हमारे शरीर में जाता है तो उस ऊर्जा का किस प्रकार से पाचन किया जाता है, उस ऊर्जा को कैसे मापा जा सकता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला आएगा इकाई, यानी कि जो पौष्टिक तत्व हम ले रहे हैं उन पौष्टिक तत्वों की इकाई, यानी कि किस पैमाने के आधार पर हम ले रहे हैं। जैसे प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कार्बोज कितना लेना चाहिए, वसा की कितनी मांग है हमारे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा आ जाएगा फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, यानी कि जो हम फूड ले रहे हैं या भोजन ले रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है हमारे लिए, उसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है, फ्यूल वैल्यू, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास तीसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैलोरी मीटर, यानी कि जो प्रतिदिन की हमारी कैलोरी यानी कि ऊर्जा की मांग है उस कैलोरी मीटर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिदिन हमको कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए, कितनी खपत होती है, कितनी हमारे शरीर में बच जाती है, किस रूप में वो स्टोर होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है बेसल मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म स्तर है उसको किन किन कारकों के कारण वो प्रभावित होता है और उसको प्रभावित होने से कैसे रोका जा सकता है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आ जाता है जैसे संपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो प्रतिदिन की हम ऊर्जा ले रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो हमने भोजन लिया उसमें ऊर्जा की जो मांग थी हमने वो ली, उतनी हमारे शरीर में पहुंची या ना पहुंची, कितनी मात्रा में शरीर में संग्रहित हुई, कितनी मात्रा में खपत हो गई, क्या उसके कार्य हैं, उसको कैसे प्रभावित हो रही है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है ऊर्जा के साधन, ऊर्जा का संतुलन। ऊर्जा का साधन ये है कि किन भोज्य पदार्थों को खाने से हमारी जो कैलोरी की मांग है वो पूरी होती है, या यूँ कह सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा की प्रतिदिन की मांग है वो किस आधार पर किन भोज्य पदार्थों को लेने से पूरी होगी। फिर आता है ऊर्जा संतुलन। ऊर्जा संतुलन सभी जानते हैं बैलेंस, यानी कि किसी भी चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकता भी हानि देती है, कमी भी हमारे लिए हानिकारक है, तो दोनों को बैलेंस में बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या यूँ कह सकते हैं कि जो ऊर्जा की मांग हमारे शरीर में है प्रतिदिन की, उसको कैसे बैलेंस में रखें कि हमने सही मात्रा में लिया है या ना लिया है, या अधिकता हो गई है तो उसको कैसे बैलेंस करें, कमी हो गई है तो उसको कैसे बैलेंस करें, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास खनिज लवण। खनिज लवण वैसे भी आप लोग सब पढ़ के आए हैं कि खनिज लवण क्या है, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला आपने खनिज लवण में जैसे सुना होगा कैल्शियम के बारे में, फास्फोरस के बारे में, सभी ने उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसमें आ जाता है परिचय, यानी कि खनिज लवण क्या है उसके बारे में बताया जाएगा, उसके क्या कार्य है हमारे शरीर के अंदर, क्यों ज़रूरी है उसकी बताया जाएगा। आवश्यकता, यानी कि वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है भोज्य स्रोत एवं कमी, यानी कि भोजन के कौन से स्रोत हैं, उनकी कमी से क्या हमको हानि होगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन और जिंक। लोहा सभी जानते हैं आयरन के रूप में, आयोडीन सभी जानते होंगे नमक में जो पाया जाता है, और जिंक भी वैसे लोग कम सुनते हैं लेकिन सुना होगा, लेकिन इसमें जिंक जो है उसकी कम मात्रा हमारे शरीर में चाहिए, लेकिन वो जो कम मात्रा है वो भी ज़रूरी होती है। तो ये इसी की कमी या अधिकता हो गई तो क्या प्रभाव रहेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
फिर आता है हमारे पास जल। जल तो सभी जानते हैं कि पानी का मतलब यहाँ है कि हम प्रतिदिन क्या पानी हमारे शरीर में जा रहा है, कितनी हमको पानी की ज़रूरत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि शरीर के लिए जल के स्रोत जो हम जिनके माध्यम से हमारे शरीर में पानी जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे कि किन किन स्रोतों के रूप में जा सकता है, जैसे दूध के रूप में जा रहा है, जूस के रूप में है, सूप के रूप में है, उनके बारे में। फिर आता है प्रतिदिन जल की खपत एवं आवश्यकता, यानी कि हमारे शरीर में जब जल पहुंच रहा है तो उसकी कितनी मात्रा में खपत हो रही है, उसकी कितनी हमारे शरीर में आवश्यकता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो है जल के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरी हमारा है इकाई थर्ड में अगर देखते हैं तो है भोजन पकाना। भोजन पकाने से वैसे सभी जानते ही हैं कि भोजन करने से पहले हम कच्चे भोज्य पदार्थों को हमेशा पकाते हैं, जिसमें जैसे सब्जियां हैं, अनाज वगैरह हैं, दालें हैं, तो उन्हीं को पकाने का क्या महत्व है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाता है दूसरा हमारे पास पाक विधियाँ। पाक विधियों का मतलब होता है भोजन को पकाने की तरह तरह की विधियाँ। वैसे अगर देखा जाए तो आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा कि कई बार आपके मदर्स वगैरह जो है या सिस्टर है वो जब खाना पकाती है तो कई बार कुकर में सीटी के माध्यम से दालें वगैरह पकाई जाती है, सब्जियों को अलग पकाया जाता है, पराठे बनाए जाते हैं तो तेल में जैसे उसको हल्का तेल लगा के या घी लगा के पकाया जाता है, या कचौरी समोसे हैं तो उनको तेल में डुबा के पकाया जाता है। ये क्या है, तरह तरह की विधियाँ हैं जिनके माध्यम से भोजन को पकाते हैं, तो उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आता है पकाते समय भोजन के पोषण मूल्यों को बनाए रखना, यानी कि हमारा उद्देश्य से भोजन को खाना या पकाना नहीं होना चाहिए, भोजन का पोषण मूल्य बनाए रखना जरूरी है। पोषण मूल्य को अगर समझे तो यानी कि ये है कि जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें पकाते समय काफ़ी सारे उसमें विटामिन, प्रोटीन या ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन अगर हम उसको सही से ना पकाएं या सही से ना काटें तो वो उनके साथ में ख़त्म हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि ढक्कन दे के पकाएं, सब्जियों को बड़ा बड़ा काटें, छिलका कम से कम उतारें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम जो है इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है भोजन संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है भोजन को खराब होने से बचाना, जिसमें सबसे पहला हमारा रहेगा भोजन संरक्षण के उद्देश्य, यानी कि भोजन को संरक्षित रखने का हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए जिससे उसको बनाए रखा जा सकता है। जैसे कि लंबे समय तक भोजन को बनाए रखना है, या जैसे कि केरी है, अब मान लीजिए केरी जैसे सीज़न में ही आती है, लेकिन केरी को हमको पूरे साल काम में लेना है तो हम जैसे अचार बना के, मुरब्बा बना के ऐसे काम में लेते हैं, तो वो अलग अलग विधियाँ है, या लंबे समय के लिए उसको प्रिजर्व करना है, तो ये हमारा उद्देश्य हो सकता है। भोजन को सड़ने, खराब होने के कारण, यानी कि दूसरा इसका पॉइंट रहेगा कि भोजन किन कारणों से सड़ता है और ख़राब होता है, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास आता है संरक्षण की विधियाँ, यानी कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हम काम में ले सकते हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर चौथी इकाई हमारे पास आती है भोजन समूह, जिनका पोषण एवं आहार में महत्व, यानी कि भोजन के कुछ समूह निर्धारित किए गए हैं जिनको प्रतिदिन हमारे भोजन में लेना और ज़रूरी होता है और उसका महत्व भी रहता है, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला आएगा संतुलित भोजन। संतुलित भोजन नाम से ही बता सकते हैं जिसमें बैलेंस हो, यानी कि सभी चीज़ें हमारे जो शरीर में ज़रूरी है वो सभी मिले। फिर आता है आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताएं। आईसीएमआर जो है उसके द्वारा जो कुछ आवश्यक जो हमारे लिए तत्व है या जो भोज्य समूह उनकी ज़रूरत होती है उनके बारे में कुछ मापन इकाइयाँ दी गई है, उसी के आधार पर उनको प्रतिदिन लेना चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें आ जाएगा जैसे गर्भावस्था की विभिन्न जटिलताएं, यानी कि गर्भावस्था में जो बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, जटिलताएं आती हैं, उनके आधार पर कैसा पोषण लेना चाहिए उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था के समय पोषाहार। गर्भावस्था और धात्री अवस्था सभी जानते हैं, गर्भावस्था यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो, और धात्री अवस्था यानी कि जो बच्चे को जन्म दे चुकी है महिला वो, तो इन दोनों की पोषण संबंधी मांग भी परिवर्तित होगी, तो उसमें कैसा आहार लेंगे हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास शैशवावस्था में पोषाहार, यानी कि 2 वर्ष के बाद जब बच्चा पोषण लेता है, 2 वर्ष तक का बच्चा, यानी कि 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे का पोषण कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। स्तनपान जब बच्चा करता है तो स्तनपान कैसे करवाया जाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, उसके अलावा स्तनपान के साथ कैसा भोजन उसको दिया जा सकता है ताकि बच्चा आसानी से खा सके, उनके बारे में पढ़ेंगे।
फिर तीसरा हमारे पास आ जाएगा बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के लिए पोषक आहार, यानी कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में आने के बाद बच्चा, जब बाल्यावस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा खेल कूद में बिजी रहते हैं, किशोरावस्था के बच्चे देखें तो बढ़ती उम्र के बच्चे रहते हैं, उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ऐसे समय में उनको कैसा आहार लेना चाहिए ताकि उनको पूर्ण पौष्टिक आहार मिल सके, उनके शरीर का जो डेवलपमेंट हो रहा है उनमें सहायक हो सके, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा वयस्कों के लिए पोषण आहार, यानी कि वयस्क अवस्था जब आती है तो उसमें कैसा पोषण देना चाहिए, कैसे आहार में परिवर्तन किया जाना चाहिए, उसको कैसे बनाने के तरीके में परिवर्तन किया जा सकता है, या उनकी जो मांग है उसमें जो बदलाव आ रहा है उसको कैसे पूरा किया जा सके, इसमें हम पढ़ेंगे। अगला हमारे पास आ जाएगा 5th इकाई। तो 4 इकाई अभी तक हमने देखी, अगली जो है वो है 5th, जिसमें आता है रोगावस्था में आहार आयोजन और परिचय। रोगावस्था यानी कि रोग की अवस्था, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति किसी अवस्था में बीमार है या कोई ऐसी कंडीशन में चल रहा है कि वो अपना पूरा आहार नहीं ले पाता है या सामान्य आहार की तरह उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, तो रोग को जानते हुए उसको हम कैसा आहार दें उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें अगर देखें सबसे पहला है मोटापे के कारण और भोजन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको कैसा आहार देना चाहिए, उसके आहार में क्या परिवर्तन लाने चाहिए उसमें पढ़ेंगे। मोटापे के क्या कारण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है निम्न अवस्थाओं के कारण, लक्षण और भोजन संबंधी बदलाव, यानी कि ये जो कुछ बीमारियां हैं उसमें क्या लक्षण रहते हैं, क्या बचाव किए जा सकते हैं, कैसा भोजन लेना चाहिए, उसका कैसे उपचार किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आ जाएगा कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, जब मल का त्याग संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है तो उस समय या समय पर नहीं हो पाता है तो उस समय कैसा आहार लेना चाहिए। प्रवाहिका यानी कि दस्त की स्थिति होने पर कैसा आहार दिया जा सकता है। पेप्टिक अल्सर, फिर आता है मधुमेह और उच्च रक्तचाप, यानी कि ये जो अवस्थाएं हैं इन अवस्थाओं में कैसा आहार ले कि रोग की अधिकता को रोका जा सके और उसमें बैलेंस ला के हम संतुलित आहार लेके उस रोग को कमी ला सके। तो ये है हमारे होम साइंस के 2nd पेपर की 5 इकाइयाँ जिनके बारे में हम हमारे जब क्लासेस चलेगी तो उसमें पढ़ेंगे। अभी भी अगर आपको कोई सिलेबस में समझ में ना आए तो आप वापस इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।